नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नया मिशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोजगार स्टार्टअप मॉडल बन रहा गेम चेंजर। बंगलौर में सरकार ने घोषित किया गन्ने का भाव, किसानों ने जताई नाराजगी। खेती करना किसानों के लिए घाटे का सौदा बना, बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ी। जोशीमठ में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया चयनित। कोटद्वार में जंगली जानवर इंसानी जनों के बने दुश्मन, जंगली जानवरों के आतंक पर लगाम लगाने में विफल प्रशासन, खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवर। सितारगंज में नानक मता पुलिस का सबसे बड़ा वार, एसएसपी के निर्देशन में कुख्यात ड्रग किंग सुखा गिरफ्तार, 36 लाख के स्मैक, अवैध तमंचा और नेटवर्क के राज हुए बेनकाब। हल्द्वानी में पूछताछ के बाद एनआईए ने मौलाना को छोड़ा। नैनीताल जिले में एनआईए की जांच प्रक्रिया अभी भी जारी, सुरक्षा एजेंसियां कई बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अक्सर से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है। सरकार ने गन्ने की अगेती प्रजाति 405 रुपए और पछेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 395 प्रति क्विंटल घोषित किया है। सरकार के निर्णय को लेकर कुछ किसानों ने कहा कि 405 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य उचित नहीं है, ये तो केवल रोते के आंसू पोंछने वाली बात है। कुछ कह रहे हैं कि लागत के हिसाब से 500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित होना चाहिए। किसानों ने यह भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों के बिल माफ किए हैं और बिजली बिल सरचार्ज में छूट है, तो उसी तरह उत्तराखंड सरकार को भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी की तर्ज पर यहां किसानों को सुविधा देनी चाहिए। 405 रुपये जो गन्ने का मूल्य घोषित किया है, ये उचित मूल्य नहीं है। इसमें कई समस्याएं हैं। देखो, अभी किसान के पास में पूरी बरसात में बहुत भारी नुकसान हुआ है किसान को। गन्ने की फसल आधी है इस साल, अब उसमें 405 रुपये मामूल लागत लगाई बहुत ज़्यादा। फसलें ऐसी हो चुकी हैं, उनमें कीड़े वगैरह इतने लगते हैं, इस समय गन्ने पैदा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह से इसी बात को देखते हुए गन्ने मूल्य का जो 405 रुपये उचित मूल्य नहीं है। गन्ने का मूल्य 450 रुपये तो कम से कम होना चाहिए था। 405 करा जी, 450 चरखियों बिखरा। इसका रेट देखो, डाई का यूरिया सब बढ़ा रखा। अब गन्ना 405 हुआ तो क्या हुआ है? अब उसमें सब चीज़ महंगाई। अब बिजली का बिल माफ़ हो जाए, किसानों को कुछ राहत हो जाएगी। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उनको कोई बिल भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। गन्ना मूल्य तो बहुत कम है 405 रुपये में, क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डाई, खाद और जो खेत में दवाई डालते हैं, डीजल का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कम से कम 450 रुपये तक होना चाहिए था। कुल्लू में 450-460 रुपये तक गन्ना बिक रहा है, तो इसलिए गन्ना जो का रेट कम है, 450 तो होना ही चाहिए। और अब सीधा टेरी चलते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अधिकारी और एडीसी और अन्य विभागों के आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उनके सभी परिजन और विभिन्न देशों से पधारे हुए सभी हमारे खिलाड़ी, प्रशिक्षकगण, खेल संघों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में जिनकी आवाज़ बहुत इस पूरे पंडाल को गुंजायमान कर रही है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, प्रिय बच्चों और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, ऐसे हमारे सभी विद्यार्थीगण, सभी बच्चे, सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस चौथे टेहरी वाटर्स क्लब के इस भव्य समापन समारोह में उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं टीएसडीसी, एशियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट और उत्तराखंड एलोपैथी एसोसिएशन सहित सभी आयोजकों को उनके अथक प्रयासों के लिए और समर्पण के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से और योगदान से यह आयोजन इतना सफल रहा है।
साथ ही में सभी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी, सभी खिलाड़ियों को, अभी अनेक खिलाड़ियों से वहाँ पर हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ। उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे टिहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने प्रदर्शन से रोमांचित करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार प्रेसिडेंट कप 2025 का आयोजन हो रहा है और इसमें जैसा बताया गया 22 देशों के 300 से भी अधिक खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही चौथी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई थी, आप सबको पता है। भाइयों बहनों, मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की आर्थिकी के लिए, यहाँ के व्यापार के लिए, अन्य जो हमारे काम धंधे हैं, उन सभी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो टिहरी झील कभी सिर्फ एक बाढ़ परियोजना के रूप में देखी जाती थी, आज वही टिहरी झील पर्यटन, साहसिक खेलों और स्थानीय आजीविका के लिए भी नए अवसरों का सबसे बड़ा एक केंद्र बन गई है। आने वाले समय में इसको और विस्तार रूप लेना है। अभी मैं देख रहा था, एक मुझे किशोर उपाध्याय जी ने एक पत्र दिया है, उस पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं। सच में यहाँ पर कुछ ऐसा महोत्सव जैसा कोई बड़ा आयोजन करवा के इसको हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भी आगे हम लोग प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। और हमारा ये प्रयास रहा है कि यहाँ समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिससे साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलता रहे, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी और विस्तार मिले और बल मिले और हमारे प्रतिभागियों को यहाँ पर अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिले, साथ ही यहाँ के लोगों को काम भी मिले। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि खेलों के माध्यम से जो जीवन में सीखने को मिलता है, अनुशासन है, टीम वर्क है, संघर्षशीलता है और लगातार टीम स्पिरिट, ऐसे गुणों का विकास खेलों के माध्यम से होता है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक जो खेलों के क्षेत्र में नवाचारों को प्रारंभ किया, नए निर्णय लिए और खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर खेलों के क्षेत्र में भी एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन न करते हों। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि लोग कहते थे कि 140 करोड़ जनसंख्या का देश, खेलों के प्रदर्शन में कोई उपलब्धि नहीं बल्कि शून्यता रहती है। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल के रख दिया है। किसी देश में खेलों का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कैसे खेलों का इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो इस बात से पता लगता है कि ओलंपिक में देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए ओलंपिक रियो जेनेरियो में 2016, टोक्यो 2020 ओलंपिक और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117, 126 और 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके ठोस प्रयासों का नतीजा है कि भारत ने 2023 में
चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भी रिकॉर्ड 107 पदक जीते। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मोदी जी का खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेलों का बजट पहले के मुकाबले 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमको भी एक बड़े आयोजन का अवसर मिला, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिला। हमने उसकी मेजबानी करी और हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य एवं सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का उस हमारे राष्ट्रीय खेलों ने मार्ग प्रशस्त किया। और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान बनाकर इतिहास रचने का काम किया। और इसी से प्रेरित होकर हमने राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों को और अधिक अवसर मिले, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले, उसके लिए राज्य में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को करवाने में भी आज हमारा राज्य सक्षम बन चुका है। अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हमारे राज्य के अंदर आयोजित हो रही हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में जो आइस रिंक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के एक नए युग का सूत्रपात करने में भी मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करना का प्रयास किया है और इसका जल्दी ही हम लागू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को भी साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति भी लागू की है। नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। यानी कि अब अच्छा प्रदर्शन अगर खेलों में करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर का भी संपूर्ण ध्यान इस नई खेल नीति में किया गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी आज प्रदान की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। यह भी हमने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा जो बंद हो गया था, उस खेल कोटे को भी फिर से हमने लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर
मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होने वाले सभी खिलाड़ियों को और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक मेहनती प्रतिभागी की मेहनत और लगन की भी सराहना करता हूं। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन खेल भावना बनी रहनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो ये आयोजन हुआ है, इसी भावना को आगे बढ़ाने में, खेल भावना का संदेश देने में सफल होगा। मैं प्रदेश के अपने सभी युवा खिलाड़ियों से भी और अपने प्रिय विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से भी, प्रिय बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप पूरी लगन से, मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आपके टिहरी गढ़वाल से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर हर्षल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमा गोयल ने प्रेस वार्ता में 11 व 12 दिसंबर को निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर्षल फाउंडेशन के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में शिविर आयोजित होगा। फाउंडेशन 2014 से इस तरह के शिविर लगातार आयोजित करते आ रहे हैं। शिविरों के माध्यम से फाउंडेशन अब तक लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करा चुका है। शिविर में शामिल होने के लिए किसी तरह का पंजीकरण निःशुल्क भी नहीं तय किया गया है। हर साल दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सहायता शिविर लगाता है। 2014 से ये शिविर लगा रहा है। पूरे वर्ष वाले ऐसे तो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार बड़ा शिविर लगाते हैं, जहां पर जयपुर फुट वाले उनके पाँव के और हाथ के नाप के अनुसार वहीं पर मौके पर ही उनके हाथ पाँव कैलिपर बनाते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी जयपुर फुट की क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाया, तो इसीलिए जयपुर फुट वालों को बुलाया जाता है। उसके साथ ही आवश्यकता अनुसार उनको और सहायक उपकरण भी दी जाते हैं, जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, बैसाखी, स्टिक, वॉकर, सुनने की मशीन आदि। अगली खबर आपको हम ऋषिकेश से बताते हैं, जहां पर कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2014 में उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने एक डॉक्टर को लापरवाही का दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हरिधाम कॉलोनी ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी को 14 अप्रैल 2014 को सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। जांच के दौरान डॉक्टर के द्वारा लगाया गया इंजेक्शन लगते ही उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे बाद में वो कोमा में चली गई और करीब 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के बेटे संदीप गुप्ता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला कंज्यूमर कोर्ट में उठाया। लगभग 10 साल बाद कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मैंने 14 अप्रैल में अपनी माताजी की सर्जरी के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, जिसमें कि उनके डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हुई। डॉक्टर अमित राणा के द्वारा इंजेक्ट करते हुए टेस्ट के दौरान मेरी माताजी का हार्ट अटैक आ गया उनको, जिससे कि वो कोमा में चली गई और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, जिससे कि मेरे को बड़ा दुख हुआ और पुलिस वगैरह ने हमारा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी, तो वहाँ आज 20/11/2025 को जिसका जजमेंट हमारे पक्ष में। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि ये श्रद्धांजलि उत्तराखंड क्रांति दल के जनक स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के विचारों को पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी के अलावा दूसरा ऐसा प्रतिनिधि के रूप में कोई नहीं। ये हमारी पीड़ा भी है और उनका अपमान भी, उनका अपमान किया गया उस व्यक्तित्व का जिसने संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर, यानी उत्तराखंड से जो हम एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, यात्रा का नाम रखा है हमने श्रद्धांजलि यात्रा, और ये पूरे उत्तराखंड में जाएगी। कुमाऊं में भी और यहाँ गढ़वाल मंडल कल से शुरू हो जाएगी। और भट्ट जी के जो विचार थे उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई, वैसे तो जानते सभी हैं कि दिवाकर भट्ट जी कौन थे,
फिर भी और एक संदेश लेके हम जरूर जाएंगे जनता के बीच में कि उत्तराखंड सरकार ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया। खबर है देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में ड्रग्स के विरुद्ध कड़े अभियान की शुरुआत करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेज और स्कूलों में रोस्टरवार ड्रग टेस्टिंग अनिवार्य की है। और अभियान की शुरुआत यूपीएस संस्थान से की गई, जहां पर विद्यार्थियों की व्यापक ड्रग टेस्टिंग हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी छात्र के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित संस्थान के डीन और प्रबंधन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री विजन को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय कर रखा है। ऑन पेपर थे, जिसमें से करीब 32 फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं पाए गए। उन सब की नेगेटिव रिपोर्ट और रद्द करने की स्थिति शासन को भेज दी गई है। करीब 15 सेंटर ऐसे थे जो मानकों के विपरीत कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को स्थिति कर दी गई है। कुछ एक सेंटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि नियमों के साथ वो संचालन कर सके, तो उनको अभी हमने एक मौका और दिया है इम्प्रूवमेंट करने का। बाकी जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, जो हमने प्रयास किया कि वह आधुनिक वे से ऑपरेट हो, अच्छी संस्था का भी चयन किया गया उसको रन करने के लिए, और एम्स के साथ भी टाई अप किया गया कि अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। वहीं किसान गन्ना मूल्य में हुई बढ़ोतरी को किसान के साथ छलावा बता रहे हैं। किसानों ने 500 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य 405 रुपए और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें पिछले पेराई सत्र के मुकाबले 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। तो वहीं किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेती करना किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने केवल गन्ने के भाव में 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव घोषित करेंगे। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्यों में की गई बढ़ोतरी का स्वागत किया है। ये हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग 1-1.5 महीना होगा शुगर फैक्ट्री चले हुए, लेकिन 1 महीना बाद गन्ने का रेट घोषित करा है यहाँ की सरकार ने। गन्ने का रेट सत्र शुरू होने से पहले ही उसका भाव गन्ने का घोषित होना चाहिए, ताकि किसानों को ये पता लग जाए कि तेरा गन्ना किस रेट में शुगर फैक्ट्री में जाएगा। और इन्होंने 30 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया। हमारा कहना यह है कि महंगाई को देखते हुए जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ाई गई, कीटनाशक दवाइयों पर बढ़ाए गए रेट, डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए। हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमेशा सबकी बात सुनने वाले, किसानों के सच्चे हितैषी हैं। अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम लोग माननीय स्वामी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में अभी उनसे 4-5 दिन पहले हरिद्वार जनपद के मुख्य किसान मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्वागत किया किसान भाइयों का, और जमीन पे बैठ के सब लोगों के साथ, कि मैं भी जमीन पे बैठूंगा, और गन्ना उन्होंने वहाँ पे चूसा बैठ के जो हम लेके गए थे अपने खेतों का, और उन्होंने उदारता दिखाई और तुरंत जो है 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। खबर जोशीमठ से है, जहां पर सीव्यू सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाया। तो वहीं शिविर में 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल विधायक प्रतिनिधि बृजमोहन सजवाण, शकुंतला नेगी भंडारी जी तथा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर बर्तवाल, अशोक भट्ट, कुलभूषण नथानी और सुमित नेगी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का